दोस्तों, जब आप अपनी आईटीआर को खुद से फाइल करते हैं तो कुछ कॉमन मिस्टेक्स होती हैं जो आपके द्वारा कर दी जाती हैं। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं वो कुछ कॉमन मिस्टेक्स। जब भी आप अपनी आईटीआर को फाइल करें तो ध्यान रखें ऐसी मिस्टेक्स को आप बिल्कुल ना करें, क्योंकि अगर आप ऐसी कुछ मिस्टेक्स करते हैं तो आपकी रिटर्न जो है वो डिफेक्टिव हो सकती है। आपको आईटीआर फाइल करने के बाद नोटिस आ सकता है। तो चलिए डिटेल में जान लेते हैं वो कॉमन मिस्टेक्स कौन कौन सी हो सकती हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं, आईटीआर फॉर्म को लेकर बहुत सारे लोगों को हमेशा कन्फ्यूज़न बना रहता है कि वो कौन सा आईटीआर फॉर्म जो है वो चूज़ करें। आइदर 1 करें, 2 करें, 3 करें, 4 करें। तो देखिए दोस्तों, आईटीआर 1 जो फॉर्म होता है वो सबसे सिंपल फॉर्म होता है, उसको फाइल करना भी आसान होता है। और अगर आपकी सैलरी की इनकम है, एक हाउस प्रॉपर्टी से इनकम है, अदर सोर्सेज से इनकम है, या आपकी एग्रीकल्चर इनकम है 5000 तक, तो आप आईटीआर 1 जो है वो फाइल कर सकते हैं। ऐसे ही जब आईटीआर 2 आप फाइल करते हैं तो आपकी कोई कैपिटल गेन की इनकम हो जाती है, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो जाता है शेयर मार्केट से, या फिर आपने कोई दूसरी कैपिटल एसेट सेल की हो, तो वहाँ पर आईटीआर 2 जो है वो पिक्चर में आ जाता है। इसी तरीके से आईटीआर 3 जो है वो लेंदी फॉर्म होता है, आईटीआर 4 जो है प्रिजम्पटिव बेसिस में जो है वो यूज़ हो जाता है। तो इसके ऊपर ऑलरेडी मैंने डिटेल में वीडियो बनाया है, जहाँ मैंने आपको बताया है कि कौन सी सिचुएशन के अंदर आपको कौन सा फॉर्म जो है वो यूज़ करना चाहिए। क्योंकि अगर मैं यहाँ पर सारे ही फॉर्म्स के बारे में बताने लगूंगा तो वीडियो जो है वो लंबा हो जाएगा। तो उस वीडियो का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाएं और देख लें कि किस इनकम के केस में आपको कौन सा आईटीआर फॉर्म जो है वो यूज़ करना चाहिए। और तो दूसरी जो मिस्टेक्स की जाती है जनरली, वो क्या मिस्टेक्स की जाती है बहुत सारे आईटीआर फाइलर्स के द्वारा, कि वो सारी इनकम तो अपनी कंसिडर कर लेते हैं, बट जो उनके बैंक अकाउंट के अंदर इंटरेस्ट आता है या एफडी से जो उनको इंटरेस्ट आता है, अगर वो अमाउंट कम होता है तो जनरली वो उस अमाउंट को मिस कर देते हैं और वो अपनी आईटीआर के अंदर इसको इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के ऐड के अंदर इंक्लूड नहीं करते हैं। वैसे तो ये प्रॉब्लम अब जो है जनरली ठीक हो गई है, क्योंकि ये सारा ही अब अमाउंट आपको जो है 26 AS में रिफ्लेक्ट हो जाता है, एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट में जो है वो रिफ्लेक्ट हो जाता है, वहाँ से आप देख सकते हैं। बट स्टिल अगर एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट में आपको ये अमाउंट दिखाई देता है तो दोस्तों तब भी आप अपने बैंक स्टेटमेंट से एक बार ज़रूर क्रॉस चेक कर लें कि जो इंटरेस्ट अमाउंट आपके सेविंग अकाउंट के अंदर आया है वो क्वार्टरली आपका क्रेडिट हो जाता है, वहाँ से आपको आइडिया लग जाएगा। इसी तरीके से जो आपको एफडी के ऊपर इंटरेस्ट मिलता है, आप अपने बैंक से जो है एक एफडी का जो है इंटरेस्ट का जो है सर्टिफिकेट ले सकते हैं, वहाँ पर आपको पता चल जाएगा कि आपका एफडी के ऊपर इंटरेस्ट कितना है। तो ये जो इंटरेस्ट इनकम होती है इसको बिल्कुल भी इग्नोर ना करें और अपनी आईटीआर के अंदर इंक्लूड करके चलें। उसके बाद देखिए, जैसा कि मैंने आपको ऊपर ही बताया था, जब भी आप अपनी आईटीआर फाइल करें तो दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट माने जाते हैं 26 AS को, जहाँ पर आपका हर तरीके का टीडीएस, चाहे वो सैलरी के ऊपर टीडीएस कटा हो या फिर आप सैलरी के अलावा कोई आपकी अदर इनकम हो वहाँ पर टीडीएस कटा हो, तो हर तरीके का जो टीडीएस है आपको 26 AS में नज़र आ जाएगा। इसी तरीके से आपका टैक्स पेयर इन्फॉर्मेशन समरी या एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट होता है, जहाँ पर आपको कोई एडवांस टैक्स आपने पे किया है, कोई सेल्फ असेसमेंट टैक्स पे किया है, वहाँ पे आपको पता चल जाएगा। इसके अलावा हर तरीके की इनकम, आपका बैंक में इंटरेस्ट कितना था, एफडी से इंटरेस्ट कितना था, कोई आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ तो वहाँ आपने कोई शेयर सेल किए होंगे उसकी डिटेल आपको वहाँ पर मिल जाएगी, कोई प्रॉपर्टी आपने परचेज़ किया उसकी डिटेल मिल जाएगी, कुछ एसएफटी ट्रांजैक्शन आपने की हैं दोस्तों, हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन आप करते हैं, तो सारे ही ट्रांजैक्शन आपको यहाँ पर नज़र आ जाते हैं। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होते हैं आईटीआर को फाइल करने के लिए। तो जब भी आप आईटीआर फाइल करें इन तीनों ही डॉक्यूमेंट को ज़रूर चेक कर लें। तो ये डॉक्यूमेंट आप कैसे चेक कर सकते हैं, 26 AS हो गया, TIS हो गया, AIS हो गया, तो इसके ऊपर भी ऑलरेडी मैंने डिटेल में वीडियो बनाया हुआ है, उस वीडियो का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाएं और देख लें। तो हमेशा ध्यान रखें, जब भी आईटीआर को फाइल करें इन डॉक्यूमेंट को ज़रूर चेक करें और उसके बाद ही अपनी आईटीआर को जो है वो फाइल करें। इसके बाद देखिए, जब आपका इनकम टैक्स का रिफ़ंड बनता है दोस्तों, तो आपको बैंक अकाउंट प्री वैलिडेट करना ज़रूरी है अपने रिफ़ंड पर्पज़ के लिए। ये जनरली वैसे भी आपको प्री वैलिडेट करके रखना होता है, चाहे आपका रिफ़ंड भी ना आना हो, बट रिफ़ंड के केस में तो ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि अगर आपका रिफ़ंड भी बना है और आपने बैंक को प्री वैलिडेट करा के नहीं रखा है तो आपका रिफ़ंड नहीं आने वाला है। तो इसको चेक करने का तरीका क्या रहता है वो मैं बता देता हूँ। तो देखिए, जब आप अपने इनकम टैक्स के पोर्टल पर लॉगिन कर लेते हैं दोस्तों, तो आपको यहाँ पर देखिए चले जाना है, जहाँ पे आपका ये नाम आता है और नीचे इंडिविजुअल लिखा होता है, तो यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है, माई प्रोफाइल में चले जाना है। ये आपका डैशबोर्ड है, जैसे ही आप एंटर करेंगे तो आपको ये डैशबोर्ड जो है वो नज़र आएगा। तो यहाँ जब ऊपर जाएंगे तो माई प्रोफाइल पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद देखिए यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में आएंगे दोस्तों, तो यहाँ पे आपको टॉप में नज़र आ जाएगा माई बैंक अकाउंट, तो आप इसके ऊपर क्लिक कर दीजिए। तो जैसे ही क्लिक करेंगे तो देखिए, अगर आपका बैंक अकाउंट वैलिडेट हो रखा होगा और एलिजिबल फॉर रिफंड होगा तो आपको कुछ इस तरीके से जो है दिखा देगा। जैसे इस केस में ICICI बैंक है तो ये वैलिडेटेड भी है और एलिजिबल फॉर रिफंड भी है, तो ये दोनों ही चीज़ों पे टिक मार्क लगा होना चाहिए, तभी आपका रिफंड जो है वो अवेलेबल आपको होगा आपके बैंक अकाउंट के अंदर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को ध्यान में रख के चलें। और उसके बाद अगर मैं फाइनली बात करूँ तो देखिए दोस्तों, बहुत सारे लोग क्या करते हैं,
अपने रिफ़ंड को क्लेम करने के लिए, जो भी टीडीएस कटा होता है उसका रिफ़ंड क्लेम करने के लिए, या अगर उनकी कुछ टैक्स लायबिलिटी आती है आईटीआर को फाइल करते हुए, उस टैक्स लायबिलिटी को कम करने के लिए, ज़ीरो करने के लिए गलत डिडक्शंस दिखा देते हैं या गलत एग्जम्पशंस क्लेम कर लेते हैं। गलत डिडक्शन का मतलब ये है कि जैसे 80C से लेके 80U तक बहुत सारी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं। 80C के अंदर आप 1.5 लाख तक की इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो एक्चुअल में आपने 80C के अंदर कोई इन्वेस्टमेंट की नहीं, बट अब वहाँ पर आप 80C के अंदर जो है एक फिगर दिखा देते हैं अपनी टैक्स लायबिलिटी को ज़ीरो करने के लिए, या जो आपका टीडीएस कटा है उसको रिफ़ंड क्लेम करने के लिए। इसी तरीके से आप गलत तरीके से एग्जम्पशन क्लेम कर लेते हैं। तो ये काम आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि इसको लेकर गवर्नमेंट बहुत ही जो है स्ट्रिक्ट हो चुकी है इसको लेकर, और बहुत ज़्यादा एक्शन जो है इसके ऊपर लिए जा रहे हैं। तो अगर आप भी गलत तरीके से अपना टीडीएस जो है रिफ़ंड करवा लेंगे या गलत डिडक्शन दिखाकर, एग्जम्पशन दिखाकर अपनी टैक्स लायबिलिटी को कम करा लेंगे, तो मान के चलिए आपको जो है नोटिस आने के चांसेस ज़रूर रहेंगे। गवर्नमेंट आपसे पूछ सकती है कि आपने जो इन्वेस्टमेंट की है या एग्जम्पशन क्लेम की है इसका सोर्स क्या है, तो उस टाइम जो है आपको बहुत दिक्कत रहने वाली है। तो इसलिए ध्यान रखें, कभी भी अपनी आईटीआर के अंदर गलत तरीके से डिडक्शन को क्लेम ना करें, एग्जम्पशन को जो है क्लेम ना करें। और फाइनली अगर मैं बात करूँ दोस्तों, अगर आप एक सैलरीड एम्प्लॉई होते हैं, तो जब आप एक साल के अंदर 2 या 3 जॉब्स को चेंज कर लेते हैं, तो वहाँ पर भी आपसे गलती हो जाती है कि आप किसी एक जॉब की इनकम को जो है वो मिस कर देते हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आपको जो है तीनों ही एम्प्लॉयर से फॉर्म 16 अपना कलेक्ट कर लेना है, या फॉर्म 16 आपको किसी एम्प्लॉयर से नहीं मिला है तो आपकी जो अकाउंट में सैलरी आई होगी, आपके पास सैलरी स्लिप होगी, आपको मालूम होगा, तो वो तीनों ही एम्प्लॉयर से, सपोज अगर आपने 3 एम्प्लॉयर चेंज किए एक साल के अंदर, तो तीनों ही एम्प्लॉयर से आपको इनकम जो है ऐड कर लेनी है, और वही इनकम आपको अपनी आईटीआर के अंदर जो है फिल करनी है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं दोस्तों, जिनका आपको ध्यान रख के चलना है आईटीआर को फाइल करते हुए, अगर आप खुद से अपनी आईटीआर फाइल करते हैं। तो आशा करता हूं दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।